हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर अपने वही पुराने यूपी ट्रिपल एस सी पैट पर लौटते हैं, क्योंकि उसकी हमने आपको जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको चला रहे हैं यूपी पैट मैथ। यूपी पैट में हमारे द्वारा जो भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो है मैथ। इसके अलावा आपको दीपक सर हिस्ट्री इस समय पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको मैथ का जो पहला आपका टॉपिक था वो था पूर्ण संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दो छोटी छोटी क्लासों में दे चुका हूँ। आज इसकी तीसरी और आखिरी क्लास है और इसमें जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा उसको वो क्वेश्चंस आपको यूपी पैट के लिए नहीं, वो आने वाले हर छोटे से लेके बड़े एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो जो हमारा जो पिछला सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी क्या है, कि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत समांतर श्रेणी से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने आपको बताया था किसी भी समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, जब nवां पद ये होता है, यदि जब nवां पद ये होता है और हमसे पांचवा पद पूछ दे तो क्या होगा, तो n की जगह हम 5 रख देंगे। जब हम n की जगह 5 रखेंगे तो पांचवा पद निकल आएगा। n की जगह 5 रख के देखते हैं, T5 a प्लस 5 माइनस वन इंटू डी, अर्थात T5 बराबर मिलेगा हमको a प्लस 4d। हमको पांचवा पद मिला a प्लस 4d। इसी प्रकार यदि हम इसका 10वां पद निकालें, n इक्वल टू 10 रख देंगे तो हमको मिलेगा T10 बराबर a प्लस 10 रखेंगे, एक चला जाएगा 9d। इसी प्रकार से यदि हम 50वां पद निकालें तो n बराबर हमको 50 में रखना पड़ेगा, तो T50 कितना आ जाएगा a प्लस, आप देख पा रहे हैं पांचवा पद निकाला तो 4d आया, 10वां पद निकाला तो 9d आया, तो यहाँ कितना हो जाएगा 49d। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी हम समांतर श्रेणी दी गई है उसका हमको कितने माही पद पूछ दिया जाए, उससे क्या करना है, प्रथम पद मतलब ए प्रथम पद प्लस उससे एक घटा के इंटू डी। डी क्या होता है, शार्वांतर। मैंने आपको दूसरी क्लास में इसके बारे में बताया है। ठीक है, तो जब भी जैसे कि हमारा दो क्वेश्चन दिए गए हैं साइड से, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन देखते हैं ये थ्योरेटिकल किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें कहा गया है कि देखो सेकंड करके दिया ना मैंने आपको, सेकंड कितना दिया 13 और फिफ्थ कितना दिया, फिफ्थ दिया आपको 25। आपसे पूछा है सेवंथ। ठीक है, जब ये आपका संख्या के रूप में आएगा तो किस तरीके से आएगा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है तथा उसका पांचवा पद 25 है, तो उस समांतर श्रेणी का सातवां पद क्या होगा। ये आपको भाषा में लिखा हुआ हो सकता है, समय को बचाने के लिए मैंने उसको भाषा में नहीं लिखा है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने बताया किस तरीके से निकालते हैं। हमारे सेकंड पद की बात हो रही, तो सेकंड पद क्या हो जाएगा, ए प्लस, सेकंड की हो रही ना, एक घटा के क्या हो जाएगा डी, ए प्लस डी इक्वल कितना 13, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें पद की बात हो रही तो ए प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 4, डी कितना हो जाएगा 25। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करना सीखते हैं। बहुत छोटी छोटी क्लासों से हम यही पढ़ रहे हैं। इसको माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना मिलेगा, माइनस का 3d, और ये इससे घट जाएगा माइनस का 12, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से काटेंगे 4 टाइम, d इक्वल टू 4। देखो हमको d की वैल्यू मिल गई। d क्या होता है, शार्वांतर। पिछली क्लास में बताया, एक बार उसको देख लेना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, देखो d की वैल्यू तो हमको प्राप्त हो गई है, लेकिन जब हम कितनेवां ही पद निकालते हैं तो हमको d अकेले में काम नहीं चलता। देखो हमने दूसरा पद निकाला तो a और d होना चाहिए। a और d मतलब हमको a के साथ साथ और d के साथ साथ a भी होना चाहिए, अर्थात जब d की वैल्यू हमको 4 प्राप्त हो गई है तो d की वैल्यू यदि हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी ना। चलो रख के देखते हैं। जब d की वैल्यू हम यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू 13, ए इक्वल टू 4 से आ जाएगा और 13 में से 4 चला जाएगा तो 9 मिलेगा, क्योंकि ये प्लस का साइड माइनस हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू 9 मिल गई है, डी की वैल्यू 4 मिल गई है। ठीक है ना, हमसे पूछा गया है 7 पद पूछा गया ना, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ पिछला। देखो ए की वैल्यू है आपकी 9 प्लस 6, डी की वैल्यू है आपकी 4, 9 प्लस 6 24, 24 में कितना हो जाएगा 33, हाँ 24 36 33, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से दोस्तों ये दिया गया है दूसरा क्वेश्चन आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 21, 12वां पद 49 है तो उसका 100वां पद ज्ञात कीजिए। ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और। इस टाइप का क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य हो सके। ठीक है ना, एक क्वेश्चन ये दिया गया है, एक क्वेश्चन ये दिया गया है। इन दो में से मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके देख लेंगे। जैसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 7 से विभाज्य हो। वैसे हम देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, मतलब 1000 होती नहीं होती।
पूछा है 7 से विभाज्य हो सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें 1000 में हम 7 का क्या करते हैं, भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं। 7 एकम 7, 3 0 28, 2 0, 7 दूना 14। आप देख पा रहे होंगे कि शेषफल कितना बचा हमारा शेषफल बचा है कितना, 6। हमने 7 से इसको जब भाग दिया तो शेषफल कितना बचा, 6, 142 आ गया। सोचते हैं हमसे पूछा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब 4 अंक तो होने चाहिए, लेकिन सबसे छोटी होनी चाहिए जो 7 से विभाज्य हो। देखते हैं कितना, 6 शेषफल बताना। वैसे तो हमारी सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1000, लेकिन 1000 क्या हमारी 7 से विभाज्य नहीं है ना, लेकिन हमसे ये पूछा है कि 7 से विभाज्य होनी चाहिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कितना शेषफल है, 6 शेषफल है ना। तो अब क्या करते हैं, यहाँ 6 शेषफल है, यदि सोचो, अपने मन से सोचो, यहाँ पर एक और होता, यहाँ पे कितना, यहाँ पर 101 होता, तो यहाँ 7 शेषफल हो जाता कि नहीं हो जाता। और 7 शेषफल हो जाता तो 7 से 7 एक बार चला जाता, नहीं चला जाता। अर्थात हम ये सोच पा रहे हैं, यहाँ से क्या सोच पाए हैं, हम ये सोच पाए हैं कि 1000 में क्या करना है हमको, 1 और ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 1। अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या होगी हमारी 101। कितने अंकों की, 4 अंकों की। सब छोटी छोटी संख्या है ना 4 अंकों की, ले नहीं, 4 अंकों की वो छोटी छोटी संख्या है जो 7 से विभाज्य है कि नहीं। देख लेते हैं, विश्वास नहीं तो 7 का भाग देके देख लीजिए। 1001, 7 एकम 7, 3 30, 7 को 28, 28 2 21, 7 21, 143 बार चला जाएगा। तो है, हुई कि नहीं हुई। इस तरीके से दोस्तों अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। हम इसी प्रकार का क्वेश्चन एक बार फिर देखते हैं। अब हमने कहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, अब किसकी बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 5 से विभाज्य हो सके। ठीक है, वैसे यदि हम देखें तो 5 अंकों की हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 99999, 1 2 3 4। देखो ये होती है 99,999, ये होती है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। लेकिन हमसे ये पूछा है कि वह संख्या बतानी सबसे बड़ी जो कितने से विभाज्य हो, 5 से विभाज्य हो। तो हम सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देते हैं। कितने का भाग देते हैं, 5 को भाग देंगे। 5 सीधी सी बात है, 5 का जब हमने इसमें भाग दिया तो कितना मिला, 4 मिला ना, शेषफल मिला ये 4। हमको ये सोचना है और ये बताना है कि 5 से विभाज्य होनी चाहिए संख्या, लेकिन कितने अंकों की होनी चाहिए, 5 अंकों की। अब देखते हैं, वैसे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या कितनी है, 99999। वैसे तो हमारी सबसे बड़ी संख्या ये होती है, लेकिन अब 5 अंकों की चाहिए और सबसे बड़ी भी चाहिए। और कितना, 4 शेष बच रहा है ना, 4 शेष बच रहा है ना। सोचो, आपसे बोल रहा हूँ, अब देखो, मान लीजिए यदि यहाँ पे हम जैसे पिछला वाला सोचे कि यहाँ पे हम 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5। और यदि हम 5 यदि हम इसमें ऐड करेंगे दोस्तों, 5 यदि हम ऐड करेंगे तो 5 अंक हैं, 5 इसमें ऐड हो जाएगा जी, कहाँ पहुँच जाएगा, अरे 5 तो छोड़ो, इसमें 1 ही यदि हम ऐड कर देंगे तो 5 की जगह कितने अंक हो जाएंगे जी, 6 अंक हो जाएंगे। लेकिन हमको चाहिए 5 अंक की, तो इसका मतलब हमें इसमें कुछ जोड़ना नहीं है, क्या करना है, घटाना है। कितना घटाना है, 4। जब हम इसमें 4 घटा देंगे, घटा के देख लीजिए, 59999। अब 5 अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जी, जो किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इससे बड़ी कोई संख्या है नहीं। कितने अंकों की, 5 अंकों की। यदि इससे बड़ी कोई संख्या यदि आएगी तो वो कितने अंक हो जाएंगे, 6। तो दोस्तों इसका आंसर ये हो जाएगा। आशा करता हूं आपको दोनों प्रकार के सवाल समझ में आ गए होंगे। दोनों सवाल सिंपल हैं, लेकिन पूछने के चांस बनते हैं। इस प्रकार आपको ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं कुछ नए क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, एक प्राकृतिक संख्या को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। 2n+3 को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्तों मैंने ये 2 क्वेश्चन जो आपको लिए हैं वो हैं आपके शेषफल से संबंधित। किससे संबंधित, शेषफल से। ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो आपको यूपी जो आपकी संस्थान यूपी पैट का एग्जाम कंडक्ट कराती है, उन्हीं के द्वारा अन्य एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चंस हैं जी। ठीक है ना, देख लेते हैं। जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। सिंपल देखिए, एक प्राकृतिक संख्या n को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है ना। जितना प्राप्त होता है n का भाग देने तो n के स्थान पर उतना ही आप रख दीजिए। n बराबर कितना रख देना है, 3। n बराबर 3 किसमें रखेंगे, इसमें 2n+3 में क्या करेंगे, n बराबर 3 रखिए, 2 n की जगह 3 + 3, 3 दूनी 6 +
3 और 6 3 9, कितना मिला 9। अब कहा है उसने इतने को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ गई 9, तो 4 से इसमें भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, ये मिला। आपसे पूछा क्या है, शेषफल पूछा, तो 1 होगा इसका आंसर। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट में देख लीजिए, नेक्स्ट में आपसे कहा गया, क्योंकि देखो इस प्रकार का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, लेकिन ये कुछ हटके है उससे थोड़ा सा। देखो दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग देने पर, देखो अलग अलग भाग दे रहे हैं, 33 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 21 28 प्राप्त होता है, अलग अलग। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए तो क्या शेष प्राप्त होगा, ठीक है ना। अब बात कर रहा है हमारी योगफल की। जब हमारी बात योगफल की आती है तो याद करना और सोचना, सीधा कुछ नहीं सोचना। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको दिख जाए, करना क्या है, दो संख्याओं को 33 से अलग अलग भाग दिया जाता है तो शेष, देखो शेष ये प्राप्त हो रहा है ना, और ये भी प्राप्त हो रहा है, दोनों शेष प्राप्त हो रहे हैं। उसने कहा दोनों संख्याओं के योगफल को 33 से भाग दिया जाए, तो इनका हम कर लेते हैं योगफल, शेषफल का योगफल कर लेते हैं। उसने कहा है संख्याओं का, लेकिन हम करेंगे किसका, शेषफल। जो भी शेषफल आया उसका हमने क्या कर लिया, योग। 8 और 1 9 49, कितना मिल गया 49। अब उसने कहा 33 से भाग दिए जाए। अब देखिए हम मान लेंगे वो संख्या कितनी है हमारी 49, जो हमारा शेष बच रहा था उसी को हमने जोड़ लिया, तो उसी को हमने क्या मान लिया, संख्या मान ली। अब इसी को हम 33 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 6। आपसे पूछा क्या है, शेष, आपका 16 शेष बच रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। मेरे हिसाब से दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं। यदि आपने नहीं लगाए होते तो आप अभी पढ़े नहीं होते तो शायद प्रॉब्लम्स होती, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम कुछ और हटके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने से बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए होंगे, हम यहाँ पर ऐसा करते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका इसका सॉल्यूशन। यहाँ कर लेंगे हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शन मान लीजिए, एक ऑप्शन दिया गया 3 से, बी ऑप्शन दिया गया 5 से, सी ऑप्शन दिया गया 7 से, और डी ऑप्शन दिया गया 11 से। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी 2 अंकीय संख्या, कितने अंकीय संख्या, 2, किसी 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने से बनी संख्या का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अंक नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया, लेकिन ये बताया गया सिर्फ कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की। तो हमने जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा माना करके, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व करके आपको दिखाई दे रहे हैं। सॉल्यूशन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। माना संख्या 2 अंकों की है ना, माना संख्या के इकाई का अंक, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, कुछ भी मान लीजिए x, और दहाई का अंक क्या मान लिया y। जब हमने इकाई का अंक x और दहाई का अंक y माना तो संख्या क्या बन जाएगी हमारी, संख्या बन जाएगी, दहाई की में 10 का गुणा कर देते हैं और इकाई में 1 का गुणा, तो ये हो गई आपकी संख्या। ठीक है, हमसे ये कहा गया है, ये तो हो गई 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना। ये अंक क्या, देखो कुछ दोस्तों को समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा साइड से समझा दे रहा हूँ। देखो जब भी हमारी कोई संख्या होती है, जैसे मान लीजिए 31 लिखा हुआ है, इकाई का अंक है 1 और दहाई का अंक है 3, है कि नहीं। लेकिन जब हम इसको विस्तार रूप में लिखते हैं, छोटी छोटी कक्षाओं में लिखते हैं, तो इसको 3 को क्या बोलते हैं, 30 + 1, तभी तो हमारा 31 होता है ना। तो देखो 10 का गुणा किया दहाई में, ऐसे 10 का गुणा किया इसमें हमने, 1 को 1 लिख दिया, 31 हो गया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया। अब कहा है और उसके अंकों को उलट कर लिखने से, अंकों को क्या कर देते हैं हम, उलट दो, क्या कर दो, इसको उलट दो। उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा + y। मतलब उलटने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको उठा के पटक दो, ऐसा नहीं करना है। उसमें ये कहा है कि इकाई के अंक को दहाई के अंक पर और दहाई के अंक को इकाई के अंक पर लिख दो, उसके कहने का मतलब ये है। हमने वैसे किया। फिर उसने कहा है कि उलट कर लिखने से बनी संख्या का योगफल, अब हम इसका क्या कर देंगे, योगफल। जब हम इसका योगफल करेंगे, 10x से x जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11x, 10y से y जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 11y। अब आप x और y थोड़ी ना जोड़ दोगे, जो संख्या जुड़ने वाली है उसी को तो जोड़ोगे, तो आपकी ये संख्या मिल गई। उसने कहा है का योगफल सदैव किससे विभाजित होगा, तो देखो इसमें हमारा 11 कॉमन आ रहा है, x + y। अब जो भी हमारी संख्या होगी वो 11 से 11 का उसमें क्या होगा, गुणा, मतलब जो भी हमारी संख्या आएगी उसका एक गुणनफल 11 भी होगा, अर्थात जो भी संख्या मिलेगी वो हमेशा किससे विभाजित होगी, 11 से। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, समय को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है एक लड़के से
किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। कितने से? 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया। लेकिन उस लड़के ने क्या की? गलती कर दी। उसने गलती से 17/8 से गुणा कर दिया। 7/8 से गुणा करने के लिए हमने उससे कहा, लेकिन उसने क्या किया? गलती कर दी और 17/8 से गुणा कर दिया। इससे क्या हो गया कि उत्तर 30 जाना प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? जाना, है ना। तो हमसे पूछा गया वह संख्या क्या थी, तो वही कर लेते हैं। माना संख्या क्या थी? माना हमने संख्या को क्या मान लिया? माना संख्या x मान लिया। अब हमने कहा था कितने से गुणा करो? 7/8 से। उसने कितने से गुणा कर दिया? 17/8 से। तो उसने 17/8 से गुणा कर दिया। किसमें? x में तो गुणा किया होगा, लेकिन हमने उससे कहा था भैया 7/8 से गुणा करो। लेकिन उसने जब इससे गुणा किया तो कितना? 30 जाना प्राप्त हुआ ना। तो ये जो संख्या होगी, जो संख्या होगी, इससे कितनी जाना होगी? 30 जाना होगी ना। होगी कि नहीं होगी दोस्त? अच्छा ठीक है, हर बराबर है, सीधा घट जाएगा। 17 से कितना है ये? हाँ, 17x से 7x चला जाए कितना? 10x/8, क्योंकि हर बराबर है। यहाँ 30, ये 10 कट जाएगा। 8 का इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ बन लिख लेंगे, ऐसे मल्टीपल करते हैं ना। x बराबर 8 थी 24। तो वो संख्या कितनी होगी दोस्त? 24 होगी। हो सकता है आपको समझ में आ गया होगा, मैं तो यही आशा करूंगा अगर आप समझ में आ गया। चलिए 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस क्लास को करते हैं खत्म। और कल से हम चलेंगे किस पर? कल से हम चलेंगे भिन्न पर, जो हम आपको बताएंगे बार होता है ना, इस टाइप से बार लगा रहता है, इस वाले क्वेश्चन आपको बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एसआई में भी पूछा गया था, बार से संपूर्ण संख्या जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट क्वेश्चन होगा। मेरे हिसाब से जो भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन होगा, और जो हमारे और टॉपिक हैं उनमें से बाकी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी लड़की को, 1/8 भाग अपनी पत्नी को। चलो देख लेते हैं। बॉय को कितना दिया? 1/4 भाग। गर्ल को कितना दिया? 1/3 भाग। और वाइफ को कितना दिया? 1/8 भाग। सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसने कहा एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी को 1/4 भाग अपने लड़के को, 1/3 भाग अपनी लड़की को, 1/8 भाग अपनी पत्नी को दे दिया। अब उसके पास कितना भाग बचा? सिर्फ भाग पूछा है, देख लीजिए। 1/4, 1/3, 1/8। क्या करेंगे हम? इसका एलसीएम ले लीजिए। कितना आ जाएगा एलसीएम? 8 24, 4 24, 6 कम 6, 3 24, 8 कम 8, 8 24, 3 कम 3, जोड़ लीजिए। 8 6 14, 14 3 17/24। देखिए उसने क्या किया उसने, यदि उसके पास टोटल 24 था, क्योंकि जो नीचे होगा, उसने क्या किया? उसने इतना तो क्या कर दिया? पहले ये देख लीजिए, ये छोड़ते हैं, ठीक है। हम ये देखिए 17/24 उसने दे दिया। उसके पास जो भाग होगा वो तो एक भाग ही होगा ना। एक भाग एक ही तो होता है ना। एक भाग में से उसने सबको दिया है, 1/4 भाग, 1/3 भाग, 1/8 भाग, है ना। तो या तो सीधा एक भाग से ये घटा दीजिए 17/24, तो आपको पता चल जाएगा कि अब उसके पास कितना बचा। तो देखिए 24 से कम 24, 24 से 17 चले जाएगा, कितना मिलेगा? 4 3 7। उसके पास ये भाग शेष बचा, ये आंसर हो जाएगा। या सीधा कर सकते हैं, टोटल भाग कितना है? 24 है। 24 भाग में से वो 17 भाग दे चुका है, कितना भाग शेष बचा? 17 7 24, 7 भाग शेष बचा कितने? 24 में। ये उसके पास शेष बचा। या तो ऐसे आंसर निकाल लीजिए डायरेक्ट। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि आपको वास्तव में हमारे द्वारा पढ़ाया होगा, आप कुछ ना कुछ समझ में आता है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक कर दिया करें, और थोड़ा ज़्यादा मेहरबानी करना चाहते हैं तो हमारी क्लास को शेयर कर दें। थैंक यू सो मच।